ओके नाउ आज के सेशन में हम ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज हमने अपने पिछली वीडियोस में किया हुआ है, बट हम इसको अपना बिगनिंग मानते हुए सारी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, जितनी भी इसमें आ रही हैं ऑलमोस्ट, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, अपना वेब पेज स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लेते हैं नॉर्मल सा। तो मैंने यहाँ पर एक पेज लिया, पेज का नाम मैं डाल देता हूँ CSS प्रॉपर्टीज। आज ये पढ़ने वाले हैं हम, तो पेज का नाम भी मैंने ये डाल दिया CSS प्रॉपर्टीज .html। अब हम यहाँ पर एक नॉर्मल सा अपना HTML का पेज बना लेते हैं और इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं। पेज एक यहाँ रहेगा और एक पेज में बगल में खोल लेता हूँ। तो इसकी जो मैं CSS लगाऊंगा वो CSS में एक स्टाइल शीट में लगाऊंगा बच्चों, ताकि आप उसको लगाना भी सीखें। तो मैं यहाँ पर एक CSS और बना लेता हूँ। तो जो CSS में बनाऊंगा वो एक फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। मैंने एक फोल्डर लिया, फोल्डर का नाम मैंने डाल दिया माई डेटा। इस माई डाटा नाम के फोल्डर में हमने एक फाइल ऐड करी और इस फाइल का नाम दे दिया style.css। मैं बोल रहा हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो जूम कर देता हूँ। तो मैंने इस फाइल का नाम दिया style.css। अब मेरे पास एक स्टाइल वाली फाइल आ चुकी है। अब इस फाइल को मैं अपनी इस HTML फाइल पर कर देता हूँ कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर लिखेंगे लिंक और कॉलन लगाकर CSS। जैसे आप ये लिखेंगे स्टाइल शीट आपकी कनेक्ट हो जाएगी। अब ये जो स्टाइल शीट है ये एक फोल्डर के अंदर है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगी। आपको सबसे पहले अपने फोल्डर का नाम लिखना है कुछ इस तरीके से। अब वो स्टाइल शीट का नाम लिखना है, ये उसको यहाँ पर कैच कर लेगा, वो अटैच में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर नॉर्मल से डिजाइन बनाएंगे और इसके ऊपर जो भी CSS लगेगी वो यहाँ पर बनाई जाएगी। तो बाकी चीजों को मैं यहाँ से बंद करता हूँ और इसको हम साइड में लगा लेते हैं, इस पेज को यहाँ पर। और इससे रन होने वाला जो पेज होगा उसको हम यहाँ पर खोलेंगे। उसको खोलने के लिए, ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर वेबसाइट को कर दूंगा रन। तो वेबसाइट को रन करने के लिए Alt+L+O हमारे पास होता है। रन करेंगे, सर्वर यहाँ पर खुल जाएगा। इस सर्वर को लेंगे और यहाँ पर हम अटैच कर देंगे ऐसे। अब जब मैंने यहाँ अटैच किया तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है इस तरीके से, मैं इसको यहाँ पर लूंगा। ऐसा करने से ये पेज यहाँ पर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज भी खोल पाऊंगा, तो मैं लाइव सब कुछ देख पाऊंगा। आई होप ये समझ में आ गया। 3 विंडो मेरे पास है, डिजाइन बनाएंगे, छोटा मोटा डिजाइन यहाँ पर आपको दिखेगा एंड देन प्रॉपर्टीज हमारे पास है, गो बाय गो करते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपने पेज का साइज थोड़ा छोटा करके चलूंगा ताकि वो डिजाइन दिखे। जूम आउट कर देते हैं, इसका साइज भी थोड़ा छोटा करके चलूंगा ताकि ये प्रॉपर्टीज भी हमको दिखती रहेंगी। तो मैं जाता हूँ, इसकी एडिट की प्रॉपर्टी होती है एक फॉन्ट, इसके अंदर यहाँ पर फॉन्ट साइज मुझे मिल जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ 14 एंड ओके कर देता हूँ। आई होप सो ये यहाँ तक दिख रहा है आपको। ओके, चलो लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जब भी हम वेबसाइट पे काम करते हैं, अभी हमारा काम ना तो लेआउट बनाना है ना भाई हमें कोई डिजाइन बनाना है, हमें प्रॉपर्टी सीखना है फिलहाल अभी। तो हम एक डिव बना लेते हैं, सिंपल डिव बन गया। डिव के अंदर मैं 2 या 3 पैराग्राफ बना लेता हूँ, बन गए। अब तीनों पैराग्राफ में फिलहाल के लिए कुछ लिख दिया जाता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ लिखा लॉरेम, एक डाटा ये आ गया। अब इसको रैप करने के लिए Alt+Z होता है, डाटा रैप हो गया। अब ये पैराग्राफ पहला कंप्लीट है, दूसरे पैराग्राफ को भी ऐसे कंप्लीट करेंगे, तीसरे को भी कंप्लीट करेंगे। तो मैं मल्टीपल माउस बना लेता हूँ, ऑल्ट को दबाकर। ये 3 पैराग्राफ हमारे बन चुके हैं बच्चे, ठीक है। अब हम इसके CSS लिखने से पहले एक काम करेंगे, इस कंटेनर को मैं एक नाम दे दूंगा एज अ क्लास। मैंने इसको नाम दे दिया कंटेनर। अब इन पैराग्राफ को मैं नाम दे दूंगा पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, ID के रूप में दूंगा ताकि यूनिक चीजें मैं इन पर लगा पाऊं। ये पैराग्राफ 1 हो गया, ये पैराग्राफ 2 एंड दिस इज द पैराग्राफ नंबर 3। अब इनके CSS जो भी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर करने वाले हैं। तो जब मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो लाइव डेमोस्ट्रेशन यहाँ दिखेगा आपको, दिख रहे हैं ना 3 पैराग्राफ बनते हुए, तो लाइव आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो हम सबसे पहले पहली अपनी CSS लगाते हैं जो कि एक क्लास है कंटेनर नाम के डिव के लिए, यहाँ पर हमारा, ठीक है। जो कंटेनर नाम के डिव है वो ये चारों है, ये जिसके अंदर ही सारा डाटा है। तो मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट बीच में चले, ये सारा डाटा बीच में आ जाए लाइक दिस वे। तो मैं इसके चारों तरफ सबसे पहले बॉर्डर लगाकर दिखाता हूँ। तो जो प्रॉपर्टी कवर होती जाएंगी उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टीज को कवर कर रहा हूँ। ओके, तो मैं चारों तरफ एक बॉर्डर लगाता हूँ, ये लिखा बॉर्डर। डायरेक्ट आप दे सकते हैं बॉर्डर को साइज, उसका स्टाइल और भाई उसका कलर। जैसे आपने लगाया आप देख पाएंगे बॉर्डर लग चुका है। तो नॉर्मल ही था आपके पेज में, वो बॉर्डर लग चुका है। अब आप सोचेंगे कि बॉर्डर को विड्थ आपने नहीं दी, विड्थ ये एसिंगुलर है। बाय डिफॉल्ट जब भी आप किसी डिव के ऊपर कुछ भी काम करते हैं तो डिव की जो विड्थ होती है वो ऑटो होती है, याद रखिए कितनी होती है, ऑटो। पेज का जितना साइज होगा डिव अपने आप उतनी विड्थ लेकर चलता है। लेकिन अगर आप डिव की विड्थ को मैनुअली कोई साइज दे देते हैं फिर वो वैसा ही बिहेव करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज कर देता हूँ 1000, इस डिव का साइज मैं कर देता हूँ 1000 पॉइंट। तो भाई देखिए क्या होता है आपके सामने। अभी कहोगे वो दिख रहा था, अब दिख नहीं रहा।
पार हो गया। लेकिन 1000 ये कम हुआ है, बड़ा नहीं है, कम हुआ है। और पहले पूरा था, पूरा कैसे था, हटा दीजिए इसको, मैं हटा देता हूँ, ये पूरा था। इसका मतलब समझ में आया, ऑटो होता है वो, जो पेज है उसके हिसाब से चलता है वो। मैं इसको यही लेकर चलूंगा यहाँ पर। ओके, तो हमने देखा बॉर्डर कैसे लगाते हैं। बॉर्डर को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये तरीका आपने देखा। बॉर्डर के अलग अलग स्टाइल होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर आप अपनी इच्छा से एक एक करके अलग अलग तरीके से लगाएं, तो आपको क्या करना होता है, आप अलग अलग तरीके से इसको यूज करें। जैसे बॉर्डर का स्टाइल क्या देना है आप डिसाइड करें, बहुत सारे स्टाइल है। आपको डबल देना है, डबल कर दें, तो डबल स्टाइल आ गया देखिए साइड में। आप इसकी थिकनेस को खुद से डिसाइड करें। बॉर्डर विड्थ हम उसे बोलेंगे, तो हमने दिया 10 पॉइंट, तो उसके हिसाब से विड्थ हो गया। कलर आप खुद डिसाइड करें, तो हमने दिया बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर हमने ग्रीन कर दिया, तो वो ग्रीन फॉर्मेट में आएगा। तो समझ में आया। अब मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि ऊपर का बॉर्डर अलग चाहिए, नीचे का बॉर्डर अलग चाहिए, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें, ये मैंने फिर से कमेंट किया सब कुछ। अब हम टॉप को टारगेट करेंगे, तो मैंने लिखा बॉर्डर टॉप, और मुझे उसका स्टाइल डिफाइन करना है, जो कि मैं चाहता हूं डबल फॉर्मेट में आए। तो टॉप में डबल आ चुका है। नीचे की साइड में एक सॉलिड, एक सिंगल लाइन चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर बॉटम, और इसके ऊपर मैं एक स्टाइल अप्लाई कर दूंगा, दैट इज सॉलिड। एक सिंगल लाइन मुझे देखने को मिल जाएगी। अब हम इसको विड्थ देंगे, ऊपर वाले की विड्थ मुझे ज्यादा रखनी है, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर टॉप एंड विड्थ, और हम इसको दे देंगे 10 पॉइंट। विड्थ उसके हिसाब से हमने मेंटेन कर लिया है। नीचे वाले विड्थ को मैं कम रखना चाहूंगा, तो बॉर्डर बॉटम एंड देन विड्थ, इसकी विड्थ को मैंने दिया 2 पॉइंट्स। लेफ्ट भी कर सकते हो, आप राइट भी कर सकते हो। कलर हम अलग अलग देना चाहेंगे, तो अगेन बॉर्डर टॉप कलर, यहाँ किया हमने रेड, तो टॉप में रेड आ चुका है। ऐसे ही हम बॉटम पे देते हैं बॉर्डर टॉप बॉटम, तो जैसे ही आपने बॉटम पे डाला, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो स्पेलिंग का गड़बड़ लग रहा है, टॉप की जगह मैं लिखूंगा बॉटम, सॉरी। तो बॉटम, बॉटम पे देना है मेरे को कलर, कलर हमने कर दिया ग्रीन, तो ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा। सो ये क्लियर हो गया सब बच्चों को। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आप अपने हिसाब से अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टीज की। अगर आपको बॉर्डर क्लियर हो गई है तो दिस वन। अब अगली प्रॉपर्टीज हम टेक्स्ट पे काम करना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने 3 पैराग्राफ बनाए हैं, इसमें से मैं पहले पैराग्राफ के टेक्स्ट पर काम करूंगा। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो हम यहाँ पहले पैराग्राफ को टारगेट करेंगे। आपकी वेबसाइट में पैराग्राफ बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को टारगेट करना है, तो सिंपल आईडी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पैराग्राफ जिसकी आईडी P1 है। ओके, अब हम पैराग्राफ के ऊपर फॉन्ट पे काम करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास फॉन्ट की चीजें हैं, प्रॉपर्टीज हैं। तो फॉन्ट का कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है सिंपल कलर, और जो कलर आपको अच्छा लगे डाल दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा। पहले वाले पैराग्राफ का आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। सेकंड, मान लीजिए मुझे इसकी फैमिली चेंज करनी है। फैमिली होती है एक तरह का फेस, फॉन्ट चेंज करना है। उससे पहले मैं फॉन्ट को एक साइज दूंगा। मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 16 पॉइंट। तो साइज आप देख सकते हैं बड़ा हुआ। मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। आई होप ये बड़ा आपको दिख रहा है हल्का फुल्का। तो ज्यादा बड़ा करेंगे तो पार निकल जाएगा, तो मैं ज्यादा बड़ा करके नहीं चलूंगा। साइज कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा एंड सो ऑन। साइज बड़ा हो चुका है। इसकी फैमिली चेंज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप फॉन्ट फैमिली। कोई भी फैमिली जो आपको पता है आप डाल सकते हैं, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन हो गया, आपने डाला, फॉन्ट आपका चेंज हो चुका है, टाइम्स न्यू रोमन में आ चुका है। कोई भी दूसरा फॉन्ट जो आपको पता है आप डाल सकते हैं, इट्स योर कॉल। चिल्लर नाम का भी फॉन्ट होता है, ट्राई करते हैं चिल्लर। तो फॉन्ट आपका चिल्लर की भाषा में यहाँ पर देखिए वो चेंज हो चुका है, तो मैं उसको वैसा ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट होता है अगर आप किसी फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, तो जो हमारे पास दूसरा वाला पैराग्राफ है उसमें मैं बोल्ड नाम की प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने P2 को टारगेट किया, और फॉन्ट को बोल्ड करने की प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट। यहाँ पर आपको लिखना है बोल्ड, और ये बोल्ड हो चुका है। नेक्स्ट होती है, मान लीजिए मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ, तीसरे वाले फॉन्ट को इटैलिक करना है। तो तीसरे पैराग्राफ को हमने टारगेट किया, और हम यहाँ लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल, और हमें यहाँ लिखना है इटैलिक। ऐसा लिखने से आपका जो फॉन्ट है वो आपका इटैलिक हो जाएगा। दिख रहा है आपको? तो ये फॉन्ट की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं फॉन्ट वेरिएंट की। फॉन्ट वेरिएंट को समझाने के लिए मैं फॉन्ट 3 पर आऊंगा। इस पर सबसे पहले इसका साइज में बड़ा करूंगा। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं एक प्रॉपर्टी को एक बार लिखूं, उसे वेक्टर कोडिंग कहते हैं। अब इसका फॉन्ट साइज मुझे बड़ा करना है, मैंने करना है 24 पॉइंट। अब इसे आप एक प्रॉपर्टी काउंट ना करें, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो ये अलग मानी जाएंगी। हाँ, अगर दोनों का साइज मुझे सेम रखना होता, तब मैं यहाँ कॉमन चीज यूज करता क्लास, और ये क्लास दोनों को दे देता।
समझ में आ रही है? कई लोग इसको भी कॉमन समझ लेते हैं कि सर ये अलग एक है, क्या है, अरे अलग है ये 22 से 24 अलग चीज है, ठीक है, ये कॉमन नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसके फॉन्ट वेरिएंट को चेंज करता हूँ, यानी मुझे ये पूरा डाटा कैपिटल में लिखना है। लेकिन कैपिटल में लिखने का एक तरीका होता है, दो तरीके होते हैं कैपिटल में लिखने के, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसको ध्यान से देखिएगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैंने लिखा और मैंने यहाँ लिख दिया अपर केस। जैसे ही मैं अपर केस लिखूंगा सारे के सारे डाटा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दिख रहा है? अब मैं इसके ऊपर लगाकर आपको दिखाता हूं ताकि आप इसका फर्क समझ सकें। इसका भी साइज मैं सेम करता हूं, तो मैंने इसका साइज सेम रखना है, तो मैंने इसका साइज सेम रखने के लिए यहाँ लिखा फॉन्ट साइज, और ये 24 पॉइंट ही रखना है। अब मुझे यहाँ ये प्रॉपर्टी रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है, दिख रही है? तो ये प्रॉपर्टी आपने रिपीट कर दी, मतलब कोडिंग में दिक्कत है आपकी। अब ये जब चीज कॉमन है तो मैं क्या करूंगा, इसको कट करूंगा, हाँ जी, एक क्लास बनाऊंगा। अब वो क्लास बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए कैसे। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक पैराग्राफ, उसके लिए क्लास बनाई जाएगी जिसका नाम मैं रख सकता हूँ जो आपको ठीक लगे। तो मैं रख देता हूँ साइज, क्लास का नाम मैंने साइज रख दिया है, और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ वो साइज। अब ये क्लास दोनों के ऊपर मैं एप्लीकेबल कर दूंगा, तो मुझे उसकी HTML पे जाना है, P2 और P1 के पास जाकर वो क्लास दे देनी है। तो मैंने यहाँ लिखा क्लास साइज नाम का, वो ले लेगा। अब ये सेम चीज मैं यहाँ दूंगा, क्लास साइज का। ऐसे काम करना होता है। अब आप CSS पे जाओ, क्या मैंने ये प्रॉपर्टी 2 बार लिखी है? नहीं लिखी, और दोनों पे एप्लीकेबल हो गया। ओके, अब मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। जो फर्क आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे लेटर कैपिटल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो छोटे छोटे अक्षर हैं मुझे वो कैपिटल करने हैं, और उसका साइज जितना है उसी साइज में कैपिटल हो जाए, और जो बाकी के अक्षर हैं वो भी कैपिटल हो जाए। तो उसके लिए मुझे इस पैराग्राफ को टारगेट करना है, यानी P2 को टारगेट करना है, और इसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं फॉन्ट वेरिएंट। और फॉन्ट वेरिएंट में मैं लिखूंगा स्मॉल कैप्स। ध्यान से देखो कुछ फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? L बड़ा है, साइज नहीं बदला उसका, और बाकी सारे लेटर कैपिटल है। कम को देखो, C का साइज, और इसको पकड़ो ना, कम को और इस कम में डिफरेंस नहीं दिख रहा? तो ये फर्क होता है, वो अपने वेरिएंट को चेंज नहीं करता, बाकी अपना केस चेंज कर लेता है। तो आई होप ये सभी प्रॉपर्टीज आपको सही मायनों में पता लग गई है। तो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज हमें पता लग गई है, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज हम खेल चुके हैं। नाउ मूव टू द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए मैं क्या करता हूँ, एक चौथा पैराग्राफ बनाता हूँ इस ग्रीन लाइन के अंदर ही। तो हम जाएंगे अपनी HTML के पास, और मैं क्या करता हूँ उसको टॉप पे बना देता हूँ ताकि मुझे पेज स्क्रॉल ना करना पड़े। एक पैराग्राफ लेते हैं यहाँ पर, इसको मैं एक ID दूंगा P4 और इंटर मारते हैं। मेरे पास एक पैराग्राफ आ चुका है P4 नाम से, लॉरेन लिखते हैं, डाटा हमारे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं पैराग्राफ बनके तैयार हो गया। अब इस पैराग्राफ में सबसे पहले मैं टेक्स्ट की कुछ चीजें लगाना चाहूंगा, तो हम जाते हैं अपनी कोडिंग पे। अब इसका भी साइज मैं 24 कर देता हूँ, तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी साइज के लिए क्लास बना दी है, मैं उसे कॉल करूँगा जब भी मुझे साइज चाहिए होगा उस साइज का। तो साइज इस पे लग गया है। अब हम ID के साथ खेलेंगे। ID इसकी P4 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ P की P4 ID एंड नाउ वर्क ऑन दैट ID। तो अब हम टेक्स्ट के साथ खेलते हैं। ये जितना भी डाटा आपको दिख रहा है, मैं चाहता हूँ इसको लेफ्ट राइट सेंटर करना, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आप यहाँ लिखें टेक्स्ट अलाइन, और मैंने करा सेंटर, तो डाटा आपका सेंटरलाइज हो चुका है। देखिए, आप राइट करेंगे तो डाटा राइट की तरफ भागेगा, एंड लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ भागेगा। तो मैं लेफ्ट रहने देता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये था भी आपका। नेक्स्ट देखिएगा, जो आपको लास्ट लाइन दिख रही है, लास्ट लाइन को दिखाने के लिए मैं इस डाटा में थोड़ा चेंज करूंगा, समथिंग लाइक कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखता हूँ। ओके, डाटा दिख रहा है आपको ये? ओके, कोडिंग पर जाते हैं। इसकी लास्ट लाइन को आप अलाइन कर सकते हो, ध्यान दीजिए, लास्ट लाइन, बाकी की लाइन को टच नहीं करूंगा, इसकी लास्ट लाइन को हम टारगेट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट अलाइन लास्ट, इसको मुझे सेंटर करना है, तो लास्ट लाइन सेंटर होगी बस। अगर मैं राइट करूंगा तो लास्ट लाइन आपकी राइट साइड चली जाएगी, तो मैं इसको सेंटर में रहने देता हूँ। तो हमने ये देखा। अब मैं इसकी पहली लाइन को लेफ्ट साइड से मार्जिन देना चाहता हूँ, सिर्फ पहली लाइन को। तो प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट इंडेंट, और मैंने दिया 100 पॉइंट का गैप, तो देखिए पहली लाइन को गैप मिलना चालू हो गया है। तो टेक्स्ट इंडेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं पैराग्राफ पे काम नहीं करूंगा, मैं अपनी साइट पे जाऊंगा और अपने पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर एक हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, मैं कोई हेडिंग H1 के थ्रू नहीं बनाऊंगा, मैं नॉर्मली P का इस्तेमाल करता हूँ। या फिर आप करना चाहते हैं हेडिंग कर सकते हैं, इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो साइज बड़ा आ जाएगा,
दूसरा ऑटोमेटिकली वो बोल्ड आ जाएगी। ये काम आप पैराग्राफ लेकर भी कर सकते थे, बट हम हेडिंग 1 का इस्तेमाल करके करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ CSS। तो यहाँ पर हमने ये डाल दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ अप्लाई करते हैं डाटा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया हेडिंग 1, यानी इस तरीके से लिखूंगा वरना वो दिक्कत करेगा। H1 एक पर्टिकुलर इनबिल्ट टैग होता है, तो मैंने लिख दिया हेडिंग 1। अब हम जाते हैं CSS अप्लाई करते हैं हेडिंग 1 के लिए। हेडिंग 1 जिसकी आईडी है हेडिंग 1। अब मैं इसको पहले तो बीच में लेकर आऊंगा, तो टेक्स्ट अलाइन, और मैंने कर दिया सेंटर, तो डेटा हमारा सेंटर में जा चुका है। अब अगला मुझे इसको अंडरलाइन करना है, मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, और मैंने कर दिया अंडरलाइन। ऐसा करने से वो अंडरलाइन हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर लाइन चाहता हूं तो लिखूंगा ओवरलाइन। अगर मैं इसको काटना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा लाइन थ्रू, वो बीच में से कटेगा। तीनों ऑप्शन आपके पास है, मैं फिलहाल इसको अंडरलाइन करके छोड़ता हूं। अब कोई कहता है अंडरलाइन का कलर आप रेड कर दीजिए, हाईलाइट करने से, तो अंडरलाइन का कलर कैसे बदलता है? फिर ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, इससे नहीं होगा कलर चेंज। आप एक काम करें, आप लिखें टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, लाइन बताएं उसको अंडरलाइन, अंडरलाइन हो गया। अब उसको कलर दे सकते हैं आप, तो यहाँ लिखें टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, और आप उसको रेड कर दें, अब वो कलर ले लेगा। इस तरीके से कलर दिया जाता है अंडरलाइन को अलग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो टेक्स्ट आपने लिखा है ये वाला, इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा करना चाहूंगा, तो क्यों ना मेरे पास एक कॉमन क्लास होती है उसका इस्तेमाल करके देखें। 24 का साइज इसको भी देते हैं। तो मैंने क्लास लिखा साइज, कुछ फर्क पड़ा? तो मतलब 24 साइज इसका जो है वो इसका भी है, नॉर्मल हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसका साइज मुझे थोड़ा बड़ा रखना है, तो मैं इसका यूज अब नहीं करूंगा यहाँ पर, तो एक अलग प्रॉपर्टी हम फिर से बनाएंगे, और मैं यहाँ पर इसको एक साइज दे देता हूँ, समथिंग लाइक फॉन्ट साइज, और हम ये कर देते हैं 28 पॉइंट। फॉन्ट साइज और छोटा हो गया, मैं इसको करता हूँ 32 पॉइंट। ओके, 38 पॉइंट, डन। अब यहाँ पर हम एक चीज करेंगे, इसके पीछे हम शेडो देंगे। शेडो देने के लिए आप लिखेंगे टेक्स्ट शेडो, और शेडो देने का तरीका, आप सबसे पहले आप एक्स डायरेक्शन में शेडो लेफ्ट टू राइट करेंगे, उसके लिए मैंने 2 पॉइंट लिया। उसके बाद ऊपर से नीचे लाएंगे शेडो को, 2 पॉइंट लिया। उसके बाद आप कलर देंगे शेडो को, मैंने रेड कलर दिया, तो शेडो इसके पीछे रेड कलर की आ चुकी है। इस चीज को दिखाने के लिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप देखिए आई जो लिखा हुआ है ये लेफ्ट से राइट की तरफ सरका हुआ है, 2 पॉइंट है। अब इसको समझाने के लिए मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाकर दिखाता हूँ, आ रहा है कुछ समझ में? भाग रहा है ना राइट की तरफ, तो ये वो वाली वैल्यू होती है। अब इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है आई, तो ये सेकंड वाला वैल्यू होता है। अब देखिए ज्यादा कर दूंगा तो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, तो ये सेकंड वाला होता है। ये जो थर्ड वाला ये किलर है, ये कलर हो गया। अब जो शेडो इसके नीचे आ रही है वो ब्लर कर दो आप, ब्लर करोगे तो रियल इफेक्ट आएगा। तो ब्लर करने के लिए आप एक नंबर देंगे, नंबर से ब्लर करते हैं, 2 पॉइंट किया तो ये ब्लर हो जाएगी फोटो। अब मैं इस पे ज्यादा नंबर दूंगा तो वो बहुत ज्यादा ब्लर हो जाएगा। देखिए पीछे का जो फोटो है, जो डाटा इसमें आ रहा था वो ब्लर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम शेडो को ब्लर करते हैं, पीछे शेडो देते हैं। शेडो का कलर आप इस पॉइंटर पे जाएं और अपने हिसाब से भाई सेट कर लें, जो मर्जी आप देंगे वो लाइव वहाँ होते हुए देखेंगे आप। ये देखिए फर्क पड़ रहा है वहाँ पर, जो भी शेडो आप दे रहे हैं वो लाइव वहाँ पर दिख रही है आपको शेडो। सो इस तरीके से आप टेक्स्ट शेडो का इस्तेमाल करेंगे। ये समझ में आ गया? ये जितनी प्रॉपर्टीज हमने करके देखी, कोई दिक्कत नहीं आया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आता है लाइन के बारे में, तो मैं इस पैराग्राफ के ऊपर काम करूंगा। देखो यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए इनके बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे लेटर स्पेसिंग। तो आप एक प्रॉपर्टी यूज करें लेटर के बीच में स्पेस देने के लिए, लेटर स्पेसिंग, जितना भी चाहिए डाल दें यार। तो 10 पॉइंट का स्पेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके बीच में स्पेस आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है इनके बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो ये हमारा पैराग्राफ 4 था, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लाइन हाइट। लाइन हाइट, लाइन हाइट में मैं एक नंबर डाल देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट ही डाल देते हैं, तो 10-10 पॉइंट का गैप आ चुका है। अब वो कहोगे सर बहुत छोटा दिख रहा है, तो मैं अपने हिसाब से इसको मेंटेन करता हूँ। 40 करते हैं, लाइन का गैप बढ़ चुका है। आप इसको 100 करेंगे तो लाइन का गैप बहुत बड़ा हो जाएगा, 100 गैप का लाइन आपके पास आ चुका है। तो हम इसको मेंटेन करते हैं 20 या 30 पर, एंड सो ऑन करके छोड़ देते हैं। 20 या 30 पर डाटा आप देख सकते हैं मेंटेन है आपके पास नॉर्मल डाटा से। तो लाइन हाइट मतलब इस तरीके से आपके पास जो है काम करती है। ओके, अब ये जो शब्द यहाँ पर लिख रहे हैं इनके बीच में आपको स्पेस चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग। अब हमने डाल दिया 20 पॉइंट का गैप, तो हर वर्ड के बीच में गैप आने लगेगा 20-20 पॉइंट का। आप गैप को अपने हिसाब से मेंटेन कर लें, 20 रखना है, 10 रखना है, इट्स योर कॉल, आप कितना रखना चाहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया?
एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं व्हाइट स्पेस, प्री नॉर्मल नो रैप करके प्रॉपर्टी होती है, तो ये काम की है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, अब कितनी लाइनों का दिख रहा है ये? कितनी लाइन है जल्दी बताओ? 2। अच्छा, अब कितनी लाइनों का है? ये 4 कैसे हो गई? मैंने तो एंटर नहीं मारा। इसको क्या बोलते हैं? रैप हो रहा है ये क्या हो रहा है? अपने आप रैप हो रहा है। मैं नहीं चाहता रैप हो, मुझे नहीं करना रैप। अगर कोई डाटा आगे तक जा रहा है तो स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी डाटा जब आप अपनी वेबसाइट पे डालते हैं तो वो क्या होता है? ऑटो रैप होता है। मुझे नहीं करना रैप, तो हम इसके साथ उस प्रॉपर्टी को हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई थी ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या नाम है? व्हाइट स्पेस। तो आप यहाँ पर लिखें व्हाइट स्पेस और रख दे नो रैप। यहाँ पर लिखें प्री नो रैप करके आएगा। आ रहा है कुछ? नॉर्मल करें, नॉर्मल। प्रॉपर्टी तो आ नहीं रही है तो क्या करूं? नो रैप भी नहीं आ रहा, प्री कर देता हूं। हो गया? तो यहाँ पर नॉर्मल और नो रैप करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज करनी है प्री। इससे क्या होगा? आपका डाटा नॉर्मल हो जाएगा और रैपिंग खत्म हो जाएगा। तो सिंपल प्री लिखना है। देखिए अब ये लाइन खत्म हो गई। हाँ जी, हाँ तो एक ही लाइन में जाएगा ना, रैपिंग खत्म हो गया इसका। अब ये एक ही रहेगी, चाहे वेबसाइट इतना चलाओ, चाहे बड़ा चलाओ, चाहे आप इसको पीवीआर के सिनेमा पे चलाओ, एक ही लाइन रहेगा। बात समझ में आ गई? तो रैपिंग हटानी हो तो ऐसे हटाना है आपको। चलिए अब बैक करते हैं, इसको पहले जैसा करता हूं मैं यहाँ पर, और भाई इस रैपिंग प्रॉपर्टी को हटाई दो, बेहतर रहेगा, अच्छा लगेगा साइड पहले से। ओके डन। मेरा काम था ये समझाना। आई होप ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गए। फॉन्ट हो गया है, कलर हो गया है, बॉर्डर हो गया है आपके पास। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब हम सीखते हैं। मार्जिन विड्थ पे हम काम नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम ये पिछली क्लास में करते आ रहे हैं, ये नॉर्मल चीज होती है, लेआउट में काम आती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम रहेगा आपके पास बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से रिलेटेड चीजें इसमें सीखेंगे हम। हाँ शिवम बताइए। अगली प्रॉपर्टीज हम बैकग्राउंड पे काम करना सीखेंगे। तो बैकग्राउंड पे काम कराने के लिए मैं इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी और मुझे ये पूरा दिखाना पड़ेगा, तो मैं इसको अब ऐसे करके चलूँ। अब बैकग्राउंड आपको दिख रहा है बॉडी, मैं किसी डिप को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे पेज को टारगेट करने वाला हूँ। और इसके पीछे हम एक फोटो लगाने वाले हैं, फिर उसके साथ खेलेंगे भाई कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कई वेबसाइट होती है उसके पीछे पूरे बैकग्राउंड में एक फोटो होता है और पूरा डाटा चलता रहता है। बैकग्राउंड को फोटो हिलता तक नहीं है और पूरा एक फोटो होता है, पूरी वेबसाइट को कवर करके रखता है। वो करते कैसे हैं, ये यहाँ तक पहुंचते कैसे? जस्ट हम इसको चेकआउट करते हैं। तो करना क्या है, मुझे चाहिए होगा सबसे पहले एक फोटो। फोटो देखते हैं कोई मेरे को मिल जाए, तो नहीं भी मिलेगा तो नेट से उठा लेता हूँ, या तो नेट से उठा लेंगे। क्या किसका फोटो डालें? हाँ रोमन, इस पर WWE चल रहा है तो नेचर का डाल देते हैं। इमेजेस, तो बैकग्राउंड में ये फोटो लिया मैंने, इसको बड़ा करा और इसको सेव कर लेते हैं। इसको मैं डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में ही सेव कर लेता हूँ, दिस वन। और माई डाटा मैंने बनाया था तो सारा डाटा मैं इसमें एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ nature1। चलो वो मेरे पास प्रोजेक्ट में फोटो आ चुका है बच्चों, देखोगे तो आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। और इसको भी मैं बड़ा करके चलूंगा। अब आप अपने डिजाइन पर जाइए और यहाँ पर देखिए फोटो आ चुका है, नेचर वाला आ गया है, तो ये रहा माई डाटा में पड़ा हुआ है। ये मेरी HTML की फाइल है। मुझे फोटो लगाना कहाँ है? बॉडी में लगाना है, तो बॉडी को डायरेक्ट टारगेट कर लूंगा यहाँ पे। तो टारगेट करते हैं बॉडी को, तो यहाँ लिखा मैंने बॉडी टैग। और बैकग्राउंड में फोटो लगाने की प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज। आप लिखिए URL और URL में फोटो का एड्रेस डालते चले जाइए। तो क्या है फोटो का एड्रेस? माई डेटा, पहले तो बोल जाइए ना स्लैश, अब ऐसे है कि ऐसे है पता नहीं, नेचर NATURE nature1.jpg, ठीक है। पहले ऐसे उठा कर देखो वो उसको फैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। वेबसाइट पे जाओ, फैच नहीं कर रहा, कोडिंग पर जाओ, इसको रन करो। फैच ना करे तो अब क्या करो, इस नेचर को उठाओ पहले, क्योंकि फोल्डर के अंदर नहीं जा रहा है बैकग्राउंड इमेज का प्रॉपर्टी। आप इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस प्रॉपर्टी को बाहर निकाल लिया, वो डायरेक्ट आपको दिख रहा है nature1.jpg। अब आप यहाँ पर जाइए, कहाँ गया CSS, ये रहा। और इस CSS में ये हटा दो, आप हटा दो, फोल्डर हटा दो, नहीं कर रहा सपोर्ट तो हटा दो। nature1.css लिखा, वेबसाइट पे गए,
क्या दिक्कत आ रहा है भाई, ले नहीं रहा। इसको हटाते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं URL नेचर, आ जाता है वो, उठा तो नहीं रहा ना, कैसा भी नेचर नहीं उठा रहा वो, रुक जाओ। बॉडी पे जाते हैं एंड देन एग्जीक्यूट द फाइल, नहीं उठा रहा। कोई दूसरी फोटो लाओ, फोटो में गड़बड़ लग रहा है, कोई दूसरी फोटो लाते हैं। तो मेरे पास एक फोटो और पड़ा हुआ है इसमें, जिसका नाम है बॉर्डर, दिख रहा है? फोटो तो फोटो ही है, लगा कर देखते हैं एक बार इसको। तो इस बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ मैं यहाँ पर, CSS पे चाहिए, और हमने लिखा बैकग्राउंड इमेज URL, और URL में उसका नाम डाल दें। तो मैंने लिखा border.png। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बॉडी को मैंने क्लोज नहीं करा, प्रॉब्लम यहाँ था, हम कुछ और ढूंढ रहे थे, ठीक है। अब इस साइड को चलाते हैं, अभी बटन नहीं लगा, चक्कर क्या है। प्रॉपर्टी सही लिखे हैं, CSS पे जाओ, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी एकदम सही है, काम क्यों नहीं कर रही। एक काम करता हूँ, इसको चलाने के लिए मैं चेक करता हूँ, पहले एक पेज लेता हूँ नॉर्मल, सर एक बार चेक कर लेते हैं, पेज ले लेता हूँ नॉर्मल, इंडेक्स 2 या 3 करके। हाँ बताइए सर, इमेज फोल्डर के बाहर है आपकी? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, मैं डायरेक्ट सीधे सोर्स के अंदर फोल्डर के। नहीं, बाहर है वो, फोल्डर के अंदर नहीं है, फोल्डर के अंदर नहीं है, टेंशन ना लो, अभी आ जाएगी, रुक जाएगी। बॉडी पर क्या है, मैं बॉडी के ऊपर एक CSS लगा देता हूँ डायरेक्ट। वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ट्राई करो एक बार। टेक्स्ट CSS बॉडी बैकग्राउंड इमेज URL, इमेज का नाम दे दो, दैट इज बॉर्डर या फिर नेचर, फिनिश करो। देखो मैंने कोई चेंज बदला, सेम चीज है ना। फिर कई बार ना चले तो थोड़ी ना कोडिंग बदल दोगे आप अपनी, कोडिंग थोड़ी ना रखे रहो, होगा कुछ गड़बड़, ठीक है। चल रहा है भाई, मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ कॉपी, और इसको उठा के कहाँ भी CSS, ये CSS है, मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। अब इस नेचर नाम की प्रॉपर्टी को उसके अंदर डाल देता हूँ, आजा भाई अंदर आजा। अब मैं इस वैल्यू को यूज करूंगा, क्या नाम है इसका, नेचर1। तो डायरेक्ट लिखूंगा नेचर1, डिलीट करो यहाँ से, और यहाँ पर लिखो URL और नाम लिखो nature1.jpg। आ गया। अब इस वेबसाइट को चलाओ अपना आराम से, क्या दिक्कत है, आ गई फोटो। थोड़ा सोच लिया यार, कोई दिक्कत नहीं था, वो फोटो का पाथ का दिक्कत था, फोटो लग गया हमारे पास। अब ये फोटो यार पूरा नहीं आ रहा यार, छोटा है बड़ा है, तो कैसे पहचाने। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा फोटो ले आया हूँ, इससे आपको सीखने को कम मिलेगा। मुझे चाहिए छोटा फोटो, जिससे आपको सीखने को ज्यादा मिले। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बॉर्डर नाम की फोटो को भी अंदर डालता हूँ, समझाना ही तो है मुझे आपको सिखाने के लिए। तो मैंने बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लगा ली। अब मैं CSS पे गया और यहाँ पर भाई बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी को चलाता हूँ, इस वाली फोटो को हटा देता हूँ, ताकि क्योंकि यार बहुत बड़ा है, इससे आप सीख नहीं पाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली। अब मैंने इसको रन किया और दिखाया, तो एक बॉर्डर आ रहे हैं, ये समझाने मेरे को कितने सारी फोटो रिपीट मार गया है। अगर कोई फोटो आपके पास है और ऐसे आप लगा रहे हो बैकग्राउंड में, तो वो फोटो रिपीट मार गया ना। अब फोटो रिपीट मार गया तो आप इस एक फोटो को पूरी वेबसाइट में कैसे लगाएंगे। मुझे एक फोटो पूरी वेबसाइट में दिखाना है लगा के, तो ये लगेगा नहीं, ऐसा तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं इसकी रिपीटेशन को अवॉइड करूँगा। तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट और लिख दूंगा नो रिपीट। ऐसा लिखने से एक ही फोटो आएगा, बाकी का फोटो रिपीट होना बंद हो जाएगा। रिपीट होना बंद हो गया ना। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये फोटो पूरी वेबसाइट में आ जाए। अब ये फोटो पूरी वेबसाइट में कैसे आएगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हाइट को 100 BH कर देता हूँ। तो मेरी वेबसाइट की जो पूरी हाइट है वो 100 लेकर चलता हूँ, जो मेरा बॉडी सेक्शन है। अब यहाँ पर हम इसके बैकग्राउंड के साइज पे काम करते हैं। तो मैं बैकग्राउंड का साइज लेता हूँ, इसको कवर कर लेता हूँ, ताकि ये पूरे पेज को कवर कर ले। पूरे पेज को इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या देखो, पेज जैसे जैसे बढ़ेगा, पेज के बीच में ये सारा डाटा मेरा कवर करके बैठा हुआ है। मैं डाटा बढ़ाता रहूंगा, मेरे पेज में डाटा रहेगा, फोटो रहेगी मेरे पेज में। एक पूरी वेबसाइट जो है, पूरा जो फोटो है वो मेरे पूरे बैकग्राउंड को कवर करके बैठ गई, जितना ही कर सकता था। अब हम क्या करते हैं, इसके साइज को भी सेट कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। बैकग्राउंड साइज को मैंने कर दिया सेंटर, दोनों तरफ से, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अभी सेंटर में रहेगा हमेशा, ठीक है, लेफ्ट राइट नहीं होगा, अगर डाटा मेरा ऊपर नीचे जाएगा। अब मैं डाटा को बढ़ाकर देखता हूँ कि क्या ये रहता है, काम करता है कि नहीं करता। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, डाटा कहाँ बढ़ाना है, ये कंटेनर के अंदर का डाटा। तो कंटेनर की हाइट बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा डाटा,
तो कंटेनर की हाइट को बढ़ाते हैं, अपने CSS में जाते हैं और ये रहा कंटेनर, तो कंटेनर की हाइट मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। अब जाके देखेंगे तो डाटा की हाइट बढ़ी हुई, तो बीच में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो फोटो आपने लगाई थी वो आपके पेज में कवर हो गई। तो ऐसे आप बैकग्राउंड के साथ खेलें, कोई फोटो है किसी डिव में लगाना है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लगाना है, सो लाइक दिस वे आप उसको बीचों बीच पूरी वेबसाइट को कवर करते हुए लगा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये तो बात हो गई इसकी। अब मैं फोटो का नाम बदल के देखता हूँ दूसरी वाली फोटो के साथ वो कैसे बिहेव करता है, क्योंकि वो फोटो काफी बड़ा था। nature.jpg देखिए कर रहा है कवर, अब दिख भी रहा है पूरा फोटो। पहले एकदम फटाफटा से आ रहा था ना, कवर कर रहा है, मुझे दिख भी रहा है पूरा। अब एक काम करते हैं, उसी फोटो पे वापस जाता हूँ। अब ये फोटो ऐसे आ रहा है, बाकी की जितनी प्रॉपर्टी है मैं इनको डिलीट तो नहीं करूंगा, बट हाँ मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। एक फोटो आ रहा है वहां पर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ फोटो भी हिल जाता है। भाई कई बार क्या होता है ना, कंपनी के छोटे छोटे लोगो होते हैं, साइज पहले से फिक्स होता है फोटोशॉप में, वो लोगो को कंपनी का यहाँ लगा देते हैं। आप वेबसाइट को कितना भी ऊपर नीचे कर लो, कंपनी का लोगो हमेशा आपको दिखता रहता है। वो बैकग्राउंड में एक ऐसा फोटो होता है, वो हमेशा दिखता रहता है, वो ऊपर नीचे नहीं जाता। तो ये तो जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि ये ना जाए ऐसे ऊपर नीचे, ये यहाँ पे लॉक हो जाए। अब एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखें बैकग्राउंड अटैचमेंट और इसको फिक्स्ड कर दें। ऐसा करने से ये जो फोटो आपने बैकग्राउंड में लगाया है ये फिक्स है, ये लॉक हो चुका है। अब देखिए मैं जब ऊपर नीचे करूंगा तो डाटा स्क्रॉल होगा, सिर्फ फोटो नहीं हिलेगा। तो ऐसे आप अपनी वेबसाइट में, जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई है, उसका कोई लोगो डिजाइन कर लिया, तो यहाँ कहीं पर भी अपनी पोजीशन देकर उस फोटो को एक बार लॉक कर दें एंड अपना वेबसाइट डिजाइन कर लें। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड की इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अब हम थोड़ा एक काम और करते हैं, बॉर्डर के ऊपर ही करते हैं। तो मैं टारगेट करता हूँ, जो मेरा मेन कंटेनर है इसी बॉर्डर को टारगेट करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। फिर बताता हूँ मैं एक्चुअली क्या बताने वाला हूँ। तो ये मेरा मेन कंटेनर है, इसकी हाइट इतनी है, मैं हाइट को करता हूँ करीब 800। तो मेरी वेबसाइट में अब वेबसाइट पे जाते हैं तो बॉर्डर का हाइट 800 हो चुका है, 800 भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं करता हूँ इसे 500। तो बॉर्डर का जो हाइट है वो 500 तक पहुँच चुका है, ठीक है, ये बॉर्डर है। तो बॉर्डर मैंने दो अलग अलग कलरों में आपको दिया था, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल करने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें नहीं लगानी है, इनको भी मैं कमेंट करता हूँ। तो बॉर्डर हट चुका है फिलहाल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एक विड्थ दे देते हैं 1000 पॉइंट का। तो यहाँ पर इसको एक विड्थ मिल जाएगा 1000 पॉइंट का। और मैं एक काम और करूँगा, इसको मार्जिन दूंगा ऑटो और इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगा देता हूँ 1 पॉइंट सॉलिड ब्लैक, ठीक है, बॉर्डर लग गया। तो मेरा ये टीम है, ये तो लॉक पड़ा है और ये रैप पड़ा है। तो रैप को सुधारो पहले। रैप कहाँ पर है? रैप हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी 4 ये रहा और ये कर रखा है रैप से हटाओ पहले। तो अब ये इस डिव में चलेगा सारा डाटा, कहीं और तो आगे करनी डिव में चलेगा। अच्छा, डिव में जितना भी डाटा आ रहा है मैं चाहता हूँ सबको गैप मिले अंदर से ना, उसको पैडिंग बोलते हैं। इसको दोगे आप पैडिंग दोगे कंटेनर को, कंटेनर में जो डाटा आ रहा है, ये समझ लो। तो इसको दोगे जो मेन डाटा है आपका। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैडिंग, ताकि अंदर गैप आ जाए। तो 20 पॉइंट का मैंने गैप दिया, अंदर देखिए गैप आने लगा, देखो चारों तरफ से क्वालिटी आने लगी। अच्छा, बॉर्डर को थोड़ा नीचे की तरफ करते हैं, बॉर्डर को नीचे। अब ये जो मैंने फोटो यहाँ पे लगाया मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे को फिलहाल ये फोटो नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा, हटा देते हैं। बढ़िया, बाद में लगा लेना आपकी बात। अब ये फोटो, ये जो बॉर्डर मैंने बनाया इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। नीचे भी लाऊंगा, इसकी हाइट को विड्थ को भी थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ और नीचे भी लाता हूँ। तो विड्थ को बढ़ा के किया 1200, नो परफेक्ट, और इसका साइज 100 करता हूँ नॉर्मल, अब करता हूँ 1000 तो ज़्यादा बेटर होगा। तो नॉर्मल साइज है वेबसाइट का हमारा। थोड़ा सा नीचे लाऊंगा तो मैं यहाँ पर जहाँ मार्जिन दिया था वहाँ पर 20 पॉइंट कर दूंगा। इसका मतलब होता है टॉप एंड बॉटम। जो पहला पॉइंट हम देते हैं इसका मतलब होता है टॉप एंड बॉटम, और ये लेफ्ट राइट से हो जाएगा ऑटो। तो टॉप बॉटम से आगे 20-20 पॉइंट का गैप, नीचे भी 20 पॉइंट का गैप रहेगा हमेशा। कुछ भी लिखोगे 20 पॉइंट के गैप के बाद आएगा। तो ये इतना हमारे पास। अब ये जो बॉर्डर आपने लगाया है, दिख रहा है ना बॉर्डर, अभी देखो ऊपर लाल, नीला, पीला, काला है ना। मुझे क्या करना है, ये इसकी वजह से हो रहा है, दिख रहे हैं ना दो प्रॉपर्टी, इसकी वजह से लाल, नीला, काला, पीला हो रहा है। हटाओ इसको, तो एक कलर में आ गया कलर में। इसकी विड्थ को बढ़ा दो, इसकी जो थिकनेस है इसको बढ़ा देते हैं। तो थिकनेस बढ़ा के मैंने कर दिया 14 पॉइंट, बढ़ गया थिकनेस। अच्छा, अब मैंने ना आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक बॉर्डर नाम की चीज ले रखी है यहाँ पे, है ना, ये बॉर्डर नाम की चीज। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस डिव का बॉर्डर ऐसा आ जाए,
मजा आ जाएगा। कोशिश करते हैं कि इसको हम अपने डिप पे कैसे इंप्लीमेंट करें। तो देखो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, बॉर्डर इमेज बोलते हैं उसको। ये देखिए, खासकर आपके लिए लेकर आया हूं, देखो ये बॉर्डर इमेज, इससे लगा सकते हो आप इसे। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, बॉर्डर इमेज नाम की कोई चीज होती है। अब लगाना है कैसे, उसको ध्यान से देखेंगे। चलिए, मैं पहुंचा अपनी CSS पे और मुझे लगाना कहाँ है, इसी कंटेनर में लगाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा बॉर्डर इमेज, जैसे बैकग्राउंड इमेज होता है ऐसे बॉर्डर इमेज भी नाम की चीज होती है, बॉर्डर इमेज। URL दे दीजिए। अब वो देखिए मैं स्टाइल के अंदर उसे लगा रहा हूँ, तो स्टाइल नाम की जो फाइल है वो इसी फोल्डर में है, और इसी फोल्डर में एक बॉर्डर नाम की फाइल पड़ी हुई है, तो बॉर्डर में डायरेक्ट लिख दूंगा। अब मेरे को फोल्डर का नाम देने की जरूरत नहीं है। तो हम पहले ये गलती कर रहे थे जब बैकग्राउंड में फोटो लगा रहे थे, ये गलती हो रही थी हमसे, और इस गलती को देव नाम के किसी स्टूडेंट ने मुझे अलर्ट करने की कोशिश भी करी थी। मैंने इसको रोकना भी चाहा था क्योंकि मैं समझ गया था क्या बोल रहा हूं, इसीलिए फिर मैंने इसको सुधार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर नाम का फोटो लगा देंगे। अब बॉर्डर आपने लगा दिया तो देखिए, अब देखते हैं फिलहाल तो क्या आ रहा है, फिर उसको राउंड देना होता है, नंबर देना होता है। अब मैंने बॉर्डर लगाया तो देखो बॉर्डर आ रहा है, ये देखो पॉइंट आ रहे हैं 4, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट का मतलब जब मैं इनको रिपीट करूंगा तब फोटो दिखेगी मुझे। तो कितने एंगल से रिपीट करना है, नंबर होता है, थिकनेस होती है वो उस तरह की। मैंने लिखा 20 30, तो दिखने लगेगा बॉर्डर, वो दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है हिस्सा, फोटो का कुछ कुछ हिस्सा दिख रहा है उसका। ठीक है, मुझे चारों तरफ से इसको बढ़ाओ, जितना बढ़ाओगे वो दिखने लगेगा, जितना बड़ा होगा दिखेगा। 50 करो, दिखा कुछ आया बाहर निकल के बॉर्डर, किसी को दिख रहा हो तो देखो ये रहा, तो बढ़ाओ इसको 90 करो बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर मुझे दिख रहा है, देख सकता है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यही था बॉर्डर हमारा, ये देखिए वेबसाइट में यही बॉर्डर था ना हमारा, जूम करके दिखाता हूँ। अब इसका साइज या थिकनेस जिसको बोलते हैं अपनी वेबसाइट में, हम वो भी दे सकते हैं। थिकनेस कहाँ है बॉर्डर की, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, ये रहा 14 नंबर दिया मैंने थिकनेस को। थिकनेस को बढ़ाकर मैं करता हूँ अप्रोक्सीमेटली 40। नाउ यू कैन सी द बॉर्डर एग्जैक्टली, जूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी कोई कंपनी आपको इस तरह के ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए बोल सकते हैं, वेबसाइट होता है ना, आपको सर्टिफिकेट रिलीज करना है वेबसाइट पे लाइव, यू कैन डिजाइन इट। कंपनी आपको बॉर्डर दे देगी, जैसे डुकेट का, या फिर आपको किसी का, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अचीवर 4 का, SCL इन्फो सिस्टम से मिलता है, या एडोब्रिज से आपको कोई सर्टिफिकेशन मिलता है, तो सर्टिफिकेशन ऑनलाइन आपको दिखेगा। तो वो कंपनी आपको खुद अपना सर्टिफिकेशन का बॉर्डर देगी किसी से लोगो करवा के, और आपको कहेगी हमें वेबसाइट में ऐसा बना दो। तो अब आपको पता है कैसे लगाना है, तो फोटो लेना, मार देना, आपको डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा बॉर्डर हम लगाना भी चाहते तो यार लग नहीं पाता। सोचो बॉर्डर कैसे लगता है, सीधी लाइन, आड़ी लाइन, तिरछी लाइन, डॉट, डैश, और तो नहीं लगता ना। अब हम कैसा भी बॉर्डर लगा सकते हैं। चलिए, ये हो गया आज का काम हमारा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, करेक्ट हमारी डेट बन चुके हैं। तो आज हमने CSS की ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज करी हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं CSS खत्म हो गया, CSS अब स्टार्ट हुआ है असल में। ठीक है, अब आप उस लायक हैं थोड़ा बहुत कि आपको कुछ पता है। अब हम कुछ बनाएंगे तो आप उसे फॉलो कर पाएंगे, तो वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे कि क्या। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आप चैनल लोगों पर क्लिक कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे रेड कलर पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, वीडियो के नीचे लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं, इनमें से वीडियोस आप देख सकते हैं, और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।